नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द मैकेनिकल एजुकेटर्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टीयरिंग जियोमेट्री के बारे में। तो स्टीयरिंग जियोमेट्री में जो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है कंबाइंड एंगल एंड स्क्रब रेडियस। उसके बाद में हम कवर करेंगे कैस्टर एंगल और लास्ट में आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अंडर स्टीयरिंग एंड ओवर स्टीयरिंग कंडीशन किसी भी ऑटोमोबाइल व्हीकल में। तो चलिए आज का ये वीडियो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कंबाइंड एंगल एंड स्क्रब रेडियस के बारे में, यानी कि कंबाइंड एंगल और स्क्रब रेडियस कोई भी ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग सिस्टम में होती क्या है। तो चलिए वो समझ लेते हैं। तो फर्स्ट जो है वो हमने पिछले लेक्चर में जैसे ही आपसे बात की थी कि हम लेफ्ट फ्रंट व्हील की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट हम लेफ्ट हैंड साइड की जो फिगर है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो उसमें आपको दिखाया गया है कि लेफ्ट फ्रंट व्हील में हम यहाँ पर दो एक्सिस लेंगे, एक तो है वो है टायर सेंटर लाइन और दूसरी जो है वो है स्टीयरिंग एक्सिस। तो यहाँ पर जब भी हम एंगल जनरेट करते हैं या फिर एंगल क्रिएट करते हैं किसके बीच में, स्टीयरिंग एक्सिस के बीच में और टायर सेंटर लाइन के बीच में, तो हमें जो एंगल देखने को मिलता है उसे हम कंबाइंड एंगल कहेंगे। और जो कंबाइंड एंगल है उसकी जो वैल्यू है वो कैम्बर प्लस स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन का अगर हम समेशन करते हैं तो उसके जितनी हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंबाइंड एंगल की जनरली जो वैल्यू है वो 9 डिग्री टू 10 डिग्री जितनी ली जाती है। तो ये बात थी कंबाइंड एंगल की। तो उसके बाद में हम बात करेंगे स्क्रब रेडियस के बारे में कि स्क्रब रेडियस क्या होती है, उसकी जनरली जो वैल्यू होती है वो कितनी रखी जाती है। तो फर्स्ट हम सीख लेते हैं स्क्रब रेडियस के बारे में। तो स्क्रब रेडियस को सीखने के लिए भी यहाँ पर जो फिगर हमने लेफ्ट हैंड साइड में ली थी उसी को फिगर को हम रिपीट करेंगे, यानी कि लेफ्ट फ्रंट व्हील में से हम जो व्हील का सेंटर पार्ट है उसमें से टायर सेंटर लाइन पसार करेंगे और जो राइट हैंड साइड यानी कि जो बॉल सॉकेट जॉइंट्स होते हैं उसमें से हम स्टीयरिंग एक्सिस को पसार करेंगे। यहाँ पर जब हम स्टीयरिंग एक्सिस को नीचे की ओर यानी कि रोड सरफेस की नीचे की ओर अगर हम उसे एक्सटेंड करते हैं, वैसे ही हम टायर सेंटर लाइन को भी यहाँ पर एक्सटेंड करते हैं। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है किन किन एक्सिस का, टायर सेंटर लाइन एक्सिस का और स्टीयरिंग एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि रोड सरफेस के नीचे देखने को मिलेगा। जब भी आपके सामने ये कंडीशन हो कि टायर सेंटर लाइन और स्टीयरिंग एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो रोड सरफेस की नीचे की ओर हो, तभी जो डिस्टेंस है, कौन कौन सा डिस्टेंस कि स्टीयरिंग एक्सिस का रोड सरफेस के साथ इंटरसेक्शन यानी कि ये पॉइंट और टायर सेंटर लाइन का रोड सरफेस के साथ इंटरसेक्शन यानी कि ये पॉइंट। तो ये दोनों पॉइंट के बीच में जो अंतर हमें देखने को यानी कि डिस्टेंस हमें देखने को मिलता है उसे हम स्क्रब रेडियस कहेंगे और पर्टिकुलरली उसे हम पॉजिटिव स्क्रब रेडियस कहेंगे। इसी तरह से अगर आपको मैं नेगेटिव स्क्रब रेडियस समझाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टायर सेंटर लाइन और जो स्टीयरिंग एक्सिस है उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यानी कि ये जो है वो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, अगर ये रोड सरफेस की ऊपर की ओर जो है वो लाई करता है तो हमें ये जो स्क्रब रेडियस यानी कि यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है रोड सरफेस के साथ टायर सेंटर लाइन और स्टीयरिंग एक्सिस का, तो उस दो पॉइंट के बीच में जो ये डिस्टेंस है उसे हम नेगेटिव स्क्रब रेडियस कहेंगे। उसके बाद में जीरो स्क्रब रेडियस किसे कहा जाएगा, जीरो स्क्रब रेडियस यानी कि स्क्रब रेडियस जो है उसकी कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं मिलेगी। यानी कि वो कैसे हो सकता है कि जब भी स्टीयरिंग एक्सिस, यहाँ पर देख सकते हैं स्टीयरिंग एक्सिस और जो टायर सेंटर लाइन है, अगर वो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट रोड सरफेस के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा तो उसे हम जीरो स्क्रब रेडियस कहेंगे। तो दोस्तों चलिए थोड़ी सी जो थियरी है वो भी पढ़ लेते हैं इसके रिगार्डिंग। तो थियरी पार्ट में जो पॉइंट नंबर 1 है वो पढ़ लेते हैं। उसमें कंबाइंड एंगल की जो डेफिनेशन है वो दी गई है। कंबाइंड एंगल इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन व्हील सेंटर लाइन एंड किंग पिन सेंटर लाइन इन दी वर्टिकल प्लेन। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं स्क्रब रेडियस के बारे में। स्क्रब रेडियस और स्टीयरिंग ऑफसेट, यानी कि यहाँ पर जो स्क्रब रेडियस है उसे कई बार स्टीयरिंग ऑफसेट के नाम से भी जाना जाता है, तो वो आप एक बार याद कर लीजिएगा। इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टीयरिंग एक्सिस एंड टायर रोड कॉन्टैक्ट पॉइंट इंटरसेक्शन विथ रोड सरफेस। जैसे हमने बात की कि टायर सेंटर लाइन और जो स्टीयरिंग एक्सिस होती है उसके जो रोड सरफेस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम स्क्रब रेडियस देखेंगे। तो उसके बाद में पॉजिटिव स्क्रब रेडियस के क्या क्या इफेक्ट्स है, नेगेटिव स्क्रब रेडियस के क्या क्या इफेक्ट्स है और जीरो स्क्रब रेडियस के क्या क्या इफेक्ट्स है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट है उसमें देखेंगे पॉजिटिव स्क्रब रेडियस टेंड्स टू व्हील इन टू आउट कंडीशन, यानी कि जब भी हम किसी भी ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग सिस्टम में पॉजिटिव स्क्रब रेडियस देने की कोशिश करते हैं तो हमारे जो व्हील्स है वो टू आउट कंडीशन में जाने की कोशिश करेंगे। तो सिमिलर पैटर्न में हम अगर सेंटर पॉइंट स्टीयरिंग और जीरो स्क्रब रेडियस, यानी कि जीरो स्क्रब रेडियस है उसका जो दूसरा नाम है वो सेंटर पॉइंट स्टीयरिंग भी है, तो क्या होगा
कि टायर स्ट्रेट पोजीशन विदाउट गेटिंग टो इन और टो आउट, यानी कि जब भी हम जीरो स्क्रब रेडियस किसी भी ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग सिस्टम में देते हैं तो हमारे व्हील्स जो है वो टो इन भी नहीं रहेंगे और टो आउट कंडीशन में भी नहीं रहेंगे, यानी कि वो न्यूट्रल पोजीशन में हो जाएंगे। उसके बाद में अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट में आप देख सकते हैं नेगेटिव स्क्रब रेडियस टेंड्स टू व्हील इन टो इन कंडीशन, यानी कि नेगेटिव स्क्रब रेडियस जब भी आप अप्लाई करते हैं तो जनरली जो व्हील है वो टो इन कंडीशन में आने की कोशिश करेंगे। उसके बाद का पॉइंट जो है वो यहाँ पर रीड कर लेते हैं। अ स्मॉल स्क्रब रेडियस इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू स्टीयरिंग व्हील सोक फ्रॉम द रोड इरेगुलरिटीज एंड रिड्यूस द स्टीयरिंग एफर्ट, यानी कि जब भी आप स्क्रब रेडियस की वैल्यू है वो स्मॉल रखते हैं तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स है, यानी कि उसके इफेक्ट हमें ये देखने को मिलते हैं कि स्टीयरिंग का जो एफर्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद में जो स्टीयरिंग व्हील पर जब भी रोड की इरेगुलरिटीज के कारण सोक आएगा, यानी कि वाइब्रेशंस आएंगे, उसमें भी हमें डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद में जो फाइनल पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं। लार्ज स्क्रब रेडियस इफेक्ट्स द ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द फ्रंट व्हील एंड ऑल्सो व्हीकल पुल्स ऑन द साइडवेज एज ब्रेक अप्लाइड, यानी कि जब भी किसी भी व्हीकल में लार्ज स्क्रब रेडियस दी जाती है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो व्हीकल की ब्रेकिंग कैपेसिटी है उसमें रिड्यूस आएगा और उसके कारण क्या होगा कि जो हमारा व्हील जो है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरली जो स्क्रब रेडियस की वैल्यू है वो कितनी दी जाती है, 12 mm जितनी दी जाती है। उसके बाद में हम देखेंगे फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल यूजुअली हैव नेगेटिव स्क्रब रेडियस, यानी कि हम बात करेंगे कि फ्रंट व्हील ड्राइव जो होती है जनरली हमारे यहाँ पर जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरर्स है वो अभी फ्रंट व्हील ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, तो फ्रंट व्हील ड्राइव में जनरली नेगेटिव स्क्रब रेडियस दी जाती है। यहाँ पर कंबाइंड एंगल और स्क्रब रेडियस समझने के बाद हम अगला टॉपिक सीखेंगे कैस्टर एंगल। तो कैस्टर एंगल किसे कहा जाता है वो आज देख लेंगे। तो कैस्टर एंगल को आपको समझने के लिए यहाँ पर जो ये फिगर जो है वो आपको समझनी पड़ेगी। तो उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब भी हम कैस्टर एंगल की बात करेंगे तो हमें जो लेफ्ट फ्रंट व्हील है वो हमें साइड व्यू से देखना पड़ेगा, वो राइट साइड व्यू हो या फिर लेफ्ट हैंड साइड व्यू हो। तो यहाँ पर जो हमें लेफ्ट फ्रंट व्हील है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड व्यू से देखेंगे। तो यहाँ पर आपको दो एक्सिस देखने को मिलेगी। फर्स्ट जो एक्सिस है वो है वर्टिकल एक्सिस और दूसरी जो एक्सिस है वो है किंग पिन इंक्लिनेशन एक्सिस, यानी कि किंग पिन में से जो पास होती हुई एक्सिस है वह किंग पिन एक्सिस। तो यहाँ पर जब भी आप उन दोनों के बीच में एंगल क्रिएट करते हैं, इन दोनों के बीच में वर्टिकल एक्सिस और जो किंग पिन एक्सिस है उसके बीच में जब आप एंगल क्रिएट करते हैं तो उसे हम कैस्टर कहेंगे। और जो कैस्टर की वैल्यू है वो जनरली 3 डिग्री जितनी रखी जाती है। वो अगर हम बात करें कि कैस्टर में भी टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव कैस्टर और नेगेटिव कैस्टर। तो पॉजिटिव कैस्टर किसे कहा जाता है, नेगेटिव कैस्टर किसे कहा जाता है, वो भी चलिए समझ लेते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव कैस्टर किसे कहा जाता है कि जब भी आप बात करें किंग पिन एक्सिस की, तो किंग पिन एक्सिस का ये जो टॉप पोर्शन है, अब हम दोनों फिगर में आपको टॉप पोर्शन दिखा देते हैं कि यहाँ पर जो दोनों में टॉप पोर्शन है किंग पिन एक्सिस का, अगर ये वर्टिकल एक्सिस के बिहाइंड होता है, यानी कि उसके पीछे आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर ये जो है वो फ्रंट ऑफ द कार है, यानी कि ये जो है वो फ्रंट पार्ट है कार का, तो उसके वर्टिकल एक्सिस के अगर पीछे आपको किंग पिन एक्सिस का टॉप पार्ट देखने को मिलता है तो उसे हम पॉजिटिव कैस्टर कहेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्टिकल एक्सिस के आगे यानी कि फ्रंट साइड में अगर आपको किंग पिन एक्सिस का टॉप पार्ट देखने को मिलता है तो उसे हम नेगेटिव कैस्टर कहेंगे। पॉजिटिव कैस्टर हो या फिर नेगेटिव कैस्टर हो, उसकी जनरली जो वैल्यू रखी जाती है वो 3 डिग्री के आसपास रखी जाती है। यहाँ पर आपको रियल एग्जांपल के द्वारा भी अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये बाइसिकल है उसमें ये जो है वो स्टीयरिंग एक्सिस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है वो स्टीयरिंग एक्सिस है, और उसमें से अगर हम पसार होती हुई वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करें तो ये जो है वो वर्टिकल एक्सिस है, और उन दोनों के बीच में अगर यहाँ पर ये जो एंगल क्रिएट करे तो उसे हम कैस्टर कहेंगे। परंतु यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये स्टीयरिंग एक्सिस का टॉप पार्ट है वो क्या है, वर्टिकल एक्सिस के बिहाइंड जो है वो हमें देखा गया है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि ये जो कैस्टर प्रोवाइड किया गया है बाइसिकल में वो कौन सा है, पॉजिटिव कैस्टर है। वैसे ही एग्जांपल लेते हैं हैंड कार्ट का। तो यहाँ पर हैंड कार्ट का जो फ्रंट व्हील है उसमें भी यहाँ पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी हमें पॉजिटिव कैस्टर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये टॉप पार्ट है वो वर्टिकल एक्सिस के बिहाइंड हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पॉजिटिव कैस्टर का कुछ एक रियल एग्जांपल जो है वो भी आपको समझाने की कोशिश करी है। तो अब यहाँ पर फिगर समझने के बाद थोड़ी सी थियरी पोर्शन जो है वो भी देख लेते हैं। कैस्टर इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन एक्सिस पासिंग फ्रॉम द किंग पिन और स्टीयरिंग एक्सिस एंड द वर्टिकल एक्सिस पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ व्हील
व्हेन व्यूड फ्रॉम दी साइड, यानी कि जब भी आप किसी भी ऑटोमोबाइल व्हीकल में फ्रंट व्हील जो होते हैं, यानी कि जो स्टीयरिंग व्हील्स जो है हमारे, उसे हम साइड व्यू से देखेंगे तो एंगल किस किस के बीच में क्रिएट होना चाहिए, वर्टिकल एक्सिस और जो स्टीयरिंग एक्सिस है उन दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट होगा उसे हम कैस्टर के नाम से जानेंगे। उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है वो क्या कहता है, व्हेन द टॉप ऑफ द स्टीयरिंग एक्सिस लाइज बिहाइंड द वर्टिकल एक्सिस देन इट इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव कैस्टर, वो आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे व्हेन द टॉप ऑफ द स्टीयरिंग एक्सिस लाइज अहेड ऑफ द वर्टिकल एक्सिस देन इट इज कॉल्ड एज अ नेगेटिव कैस्टर, तो वो भी मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया। The function of providing caster is to give the slight trailing action which gives the wheel to a slight tendency to straighten up after the cornering, यानी कि किसी भी ऑटोमोबाइल व्हीकल में कैस्टर क्यों प्रोवाइड किया जाता है। कैस्टर आप जब भी प्रोवाइड करते हैं तो व्हील जो है, यानी कि जो फ्रंट व्हील्स है वो अपनी जो स्ट्रेट अहेड पोजीशन है उसमें आने की कोशिश करते हैं, तो वो जो एक्शन है यानी कि स्टीयरिंग व्हील जो है अपनी इनिशियल स्टेज में आने की कोशिश करता है तो उसे हम ट्रेलिंग एक्शन कहा जाता है किसी भी ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग सिस्टम में। तो यहाँ पर ये जो ट्रेलिंग एक्शन है उसमें हमें इजाफा देखने को मिलता है जब भी हम कॉर्नरिंग कंप्लीट कर लेते हैं तभी, यानी कि उसका जो फंक्शन है वो क्या है, स्टीयरिंग व्हील जो है उसको स्ट्रेट अहेड रिकवरी में इंक्रीज करना। उसके बाद में हम देखेंगे द ग्रेटर द पॉजिटिव कैस्टर विल ऑल्सो इंक्रीज द स्टीयरिंग एफर्ट हाउएवर इंक्रीजेस द डायरेक्शनल स्टेबिलिटी, यानी कि जब भी आप पॉजिटिव कैस्टर की वैल्यू में इंक्रीमेंट लाते हैं तो स्टीयरिंग एफर्ट है वो भी इंक्रीज हो जाता है, परंतु यहाँ पर हमें डायरेक्शनल स्टेबिलिटी है उसमें भी इजाफा देखने को मिलता है। उसके बाद में हम देखेंगे द पॉजिटिव कैस्टर इज जनरली इन टो इन कंडीशन एंड द नेगेटिव कैस्टर विल बी इन टो आउट कंडीशन, यानी कि जब भी आप पॉजिटिव कैस्टर की वैल्यू देते हैं किसी भी ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग सिस्टम में तो व्हील्स जो है वो टो इन कंडीशन में आने की कोशिश करेंगे और उसके वाइसा वर्सा जो है वो नेगेटिव कैस्टर में वो टो आउट कंडीशन में आने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 3, द अमाउंट ऑफ कैस्टर इज अबाउट 3 डिग्री, यानी कि कैस्टर की जो वैल्यू है किसी भी ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग सिस्टम में वो 3 डिग्री जितनी रखी जाती है। यहाँ पर अब देखेंगे जनरली कार हैविंग पावर स्टीयरिंग हैव प्रोवाइडेड मोर अमाउंट ऑफ कैस्टर देन द मैनुअल स्टीयरिंग, यानी कि क्या करेंगे कि आज के जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरर्स है वो क्या करते हैं कि अभी जो है वो पावर स्टीयरिंग सिस्टम आ गई है, तो पावर स्टीयरिंग सिस्टम में हमारा जो स्टीयरिंग एफर्ट है वो ऑलरेडी रिड्यूस्ड हुआ होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर हम थोड़ा सा कैस्टर वहाँ पर ज़्यादा दे देंगे तो स्टीयरिंग एफर्ट में इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं आएगा, परंतु जो हमारी डायरेक्शनल स्टेबिलिटी है व्हीकल की वो इंक्रीज हमें देखने को मिलेगी, यानी कि जो मैनुअल स्टीयरिंग के मुकाबले पावर स्टीयरिंग में हम ज़्यादा कैस्टर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे आज का यह लास्ट टॉपिक है वो देखेंगे, उसमें जो है वो हम पढ़ने वाले हैं अंडर स्टीयरिंग कंडीशन एंड ओवर स्टीयरिंग कंडीशन। तो अंडर स्टीयरिंग कंडीशन किसे कहा जाता है, वो क्यों जनरेट होती है किसी भी ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग सिस्टम में, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडर स्टीयरिंग एंड ओवर स्टीयरिंग आर द कंडीशंस व्हेन द मूविंग व्हीकल गेट्स स्टीयर्ड आइदर लेस और मोर देन द नॉर्मल स्टीयरिंग कंडीशन, यानी कि जो नॉर्मल स्टीयरिंग कंडीशन है उससे अगर ज़्यादा या उससे कम अगर स्टीयरिंग हमें देखने को मिलता है किसी भी ऑटोमोबाइल व्हीकल में तो उसे हम अंडर स्टीयरिंग या फिर ओवर स्टीयरिंग की कंडीशन में डालेंगे। उसके बाद में अगर हम पढ़ते हैं कि अंडर स्टीयरिंग कंडीशन एंड ओवर स्टीयरिंग कंडीशन क्यों जनरेट होती है तो उसके भी यहाँ पर हमें पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। अंडर स्टीयरिंग एंड ओवर स्टीयरिंग में अकर ड्यू टू स्लिप एंगल जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, कॉर्नरिंग फोर्स जो मैं अभी समझाने वाला हूँ आपको, उसके बाद में टायर इन्फ्लेशन प्रेशर यानी कि जो टायर का प्रेशर होता है वो, और उसके बाद में लोड ऑन दी व्हीकल यानी कि व्हीकल पर कितना लोड आप अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी समझ लेते हैं स्लिप एंगल के बारे में। स्लिप एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन सेंटर प्लेन ऑफ द टायर एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन, यानी कि जो टायर का सेंटर प्लेन है और जो टायर की डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है उसके बीच में अगर हम एंगल क्रिएट करते हैं तो उसे हम स्लिप एंगल कहेंगे। उसे मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। उसके बाद में हम बात करेंगे कॉर्नरिंग फोर्स के बारे में। द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस रिक्वायर्ड टू काउंटर एक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज कॉल्ड एज अ कॉर्नरिंग फोर्स, यानी कि दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ पर सरल भाषा में समझाऊं तो जब भी आपका ऑटोमोबाइल व्हीकल टर्न लेने की कोशिश करता है तो उसमें क्या होगा कि आपके ऑटोमोबाइल व्हीकल पर टायर्स पर स्पेशली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसे काउंटर अटैक करने के लिए हमें कोई सा भी फोर्स चाहिए होगा, और वो फोर्स क्या होगा कि फ्रिक्शन फोर्स होगा। किस किस के बीच में, टायर की सरफेस और रोड की सरफेस के बीच में जो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है
जो काउंटर अटैक करने के लिए यूज होता है। किसको काउंटर अटैक करने के लिए? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर अटैक करने के लिए। तो उसे हम कॉर्नरिंग फोर्स के नाम से जानेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द टायर प्रोड्यूसेस द साइड थ्रस्ट ड्यू टू दैट टू केसेस मे बी अराइज। यानी कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है टायर पर, उसके साथ ही साथ साइड थ्रस्ट भी जो है वो क्रिएट होता है। तो यहाँ पर ये जो साइड थ्रस्ट है उसके कारण ही यहाँ पर हमें टू केसेस यानी कि टू कंडीशंस देखने को मिलती है। वो दो कंडीशंस है अंडर स्टीयरिंग एंड ओवर स्टीयरिंग। तो चलिए अब फिगर के साथ थोड़ा सा अंडर स्टीयरिंग और ओवर स्टीयरिंग की कंडीशन को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट फिगर को समझने की कोशिश करें, यहाँ पर अगर मैं आपको अंडर स्टीयरिंग की कंडीशन समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर हमें इस फिगर में दो कंडीशन देखने को मिलती है। एक है नॉर्मल स्टीयरिंग कंडीशन और एक है अंडर स्टीयरिंग कंडीशन। फर्स्ट हम समझ लेते हैं कि नॉर्मल स्टीयरिंग कंडीशन कब होती है। यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर ये जो टायर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो टायर है उसमें से दो एक्सिस यानी कि हमें दो एक्सिस पसार करनी होगी। दो एक्सिस इन द सेंस कि एक तो है वो है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट और दूसरी जो एक्सिस है वो है हमारी टायर सेंटर लाइन। तो यहाँ पर अगर हम टायर सेंटर लाइन और स्टीयरिंग एक्सिस की बात करते हैं तो यहाँ पर जब भी नॉर्मल कंडीशन होती है यानी कि जब भी आपका व्हीकल स्ट्रेट कंडीशन में जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी आपके व्हीकल का जो ये व्हील है वो स्ट्रेट कंडीशन में मूव करता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो टायर की सेंटर लाइन है और उसमें से पसार होता हुआ यहाँ पर ये जो डायरेक्शन लाइन है, उसके बीच में अगर आप एंगल लेने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा? जीरो होगा। तो जब भी व्हीकल नॉर्मल कंडीशन में होगा तो वहाँ पर जो है वो स्लिप एंगल जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ग्रीन लाइन्स है, ग्रीन लाइन नंबर 1, ग्रीन लाइन नंबर 2 और यहाँ पर ये जो ब्लैक लाइन्स है वो जो है वो हमें नॉर्मल स्टीयरिंग कंडीशन दर्शाती है। उसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये जो रेड कलर की जो लाइन्स, डॉटेड लाइन्स हमें देखने को मिलती है वो हमें अंडर स्टीयरिंग की कंडीशन बताती है। तो उसमें अंडर स्टीयरिंग की कंडीशन अगर समझ लेते हैं तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि जितना हमें स्टीयरिंग चाहिए उतना स्टीयरिंग नहीं मिल पाएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर एंगल क्रिएट होगा किस किस के बीच में, यहाँ पर ये ग्रीन पोर्शन यानी कि ग्रीन लाइन जो है यानी कि आपकी जो टायर की सेंटर लाइन है और यहाँ पर ये जो रेड डॉटेड लाइन है यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है फ्रंट व्हील की, उसके बीच में एंगल क्रिएट होगा, उसे हम स्लिप एंगल कहेंगे। अगर हम बात करें फ्रंट व्हील के पास भी कुछ स्लिप एंगल होगा और रियर व्हील के साथ भी कुछ स्लिप एंगल क्रिएट होगा। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो अगर फ्रंट व्हील का स्लिप एंगल जो है वो रियर व्हील के स्लिप एंगल से ज़्यादा होगा तो हमें जनरली अंडर स्टीयरिंग की कंडीशन दिखाई देगी। यहाँ पर अगर हम ऐसे ही डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट से परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर अगर हम रेड डॉटेड जो लाइन है यानी कि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट्स की जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर लाइन हर एक व्हील में से अगर हम ऐसी ही परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं तो उसका ये जो मीटिंग पॉइंट है ये क्या होगा, यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर उसे हम यू के नाम से देखेंगे और यहाँ पर ये जो सेंटर ऑफ रोटेशन विथ स्लिप एंगल 0 यानी कि उसे हम नॉर्मल कंडीशन एन के ओर से जानेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी कोई व्हीकल नॉर्मल कंडीशन में स्टीयर करेगा तो उसकी जो टर्निंग रेडियस है वो क्या होगी, कम होगी। किसके मुकाबले? अंडर स्टीयर्ड व्हीकल के मुकाबले। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेडियस है उसमें हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। कौन सी रेडियस? टर्निंग रेडियस में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन की है उसे हम अंडर स्टीयरिंग की कैटेगरी में डालेंगे। तो यहाँ पर अंडर स्टीयरिंग के रिगार्डिंग थोड़ी सी थियरी है वो आइए जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडर स्टीयरिंग कंडीशन कब होगी? व्हेन द स्लिप एंगल ऑफ फ्रंट व्हील इज ग्रेटर देन द स्लिप एंगल ऑफ रियर व्हील द रेडियस ऑफ टर्न इज इंक्रीज्ड। यानी कि जब भी स्लिप एंगल ऑफ फ्रंट व्हील इज ग्रेटर देन द स्लिप एंगल ऑफ रियर व्हील तभी क्या होगा कि जो रेडियस यानी कि जो टर्निंग रेडियस है उसमें हमें इजाफा देखने को मिलेगा और हमारे जो ऑटोमोबाइल व्हीकल है वो हमें अंडर स्टीयरिंग कंडीशन में पता चलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेकंड पॉइंट है वो कहा गया है अंडर स्टीयरिंग इफेक्ट जनरेटेड ड्यू टू, यानी कि अंडर स्टीयरिंग की इफेक्ट हमें कब देखने को मिलती है, कौन कौन से जो रीजंस है उसके रिगार्डिंग हमें अंडर स्टीयरिंग देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जो है वो है लोअर इन्फ्लेशन प्रेशर इन फ्रंट व्हील, यानी कि जो इन्फ्लेशन प्रेशर होता है फ्रंट टायर का अगर वो मैनुअल में दिए गए प्रेशर से कम होगा तो हमें यहाँ पर अंडर स्टीयरिंग की इफेक्ट देखने को मिलेगी। सेकंड पॉइंट क्या है? क्रॉस प्लाई टायर यूज्ड इन फ्रंट एंड रेडियल प्लाई टायर यूज्ड एट द रियर, यानी कि जब भी हम क्रॉस प्लाई टायर का फ्रंट में यूज करते हैं और रेडियल प्लाई टायर का अगर हम रियर व्हील में यूज करते हैं
तो हमें अंडर स्टीयरिंग की कंडीशन देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर लास्ट पॉइंट की बात करें तो लास्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, हायर द टर्निंग रेडियस मीन्स व्हीकल विल टेक लेस शार्प टर्न देन दी नॉर्मल स्टीयरिंग कंडीशन। यानी कि जब भी कोई व्हीकल अंडर स्टीयरिंग कंडीशन को फॉलो करेगा तो वो जो है वो कम शार्प टर्न ले सकेगा नॉर्मल स्टीयरिंग के मुकाबले। तो यहाँ पर आपको फिगर के द्वारा लेफ्ट हैंड साइड की जो फिगर है उसमें अगर समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर मैंने जो है वो 2 लाइंस मार्क की हुई है। यहाँ पर ये जो येलो लाइन है वो नॉर्मल स्टीयरिंग कंडीशन की लाइन है, और यहाँ पर जो रेड कलर की आप जो लाइन देख रहे हैं वो यहाँ पर अंडर स्टीयरिंग की लाइन जो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब स्ट्रेट रोड पर यहाँ पर कार हमारी मूव कर रही थी तो उसमें यहाँ पर येलो लाइन और जो रेड लाइन है वो ओवरलैप कर ली थी यहाँ, यानी कि जो हमारी स्टीयरिंग की कंडीशन है वो नॉर्मल थी। परंतु जब भी यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर अगर हमारा व्हीकल जो है वो टर्न लेने की कोशिश करते हैं तो उसकी जो रेडियस है यानी कि टर्निंग रेडियस है उसे हमें इंक्रीज देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टर्निंग रेडियस जो है वो इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर व्हीकल को येलो लाइन फॉलो करनी थी, पर उसकी जगह है यहाँ पर जो है वो रेड लाइन जो है वो यहाँ पर फॉलो कर लेता है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन आपको बताई गई है वो अंडर स्टीयरिंग की कंडीशन है। तो उसके बाद में हम सीखने वाले हैं ओवर स्टीयरिंग कंडीशन के बारे में। ओवर स्टीयरिंग की कंडीशन जो है वो भी सिमिलर है अंडर स्टीयरिंग की कंडीशन के साथ। यहाँ पर अगर ओवर स्टीयरिंग की फिगर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो उसमें से भी सेम फिनोमेना है कि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट और टायर सेंटर लाइन के बीच में जो एंगल क्रिएट होगा उसे हम स्लिप एंगल कहेंगे। पर यहाँ पर जो ओवर स्टीयरिंग के कंडीशन में क्या होगा कि जो फ्रंट व्हील का स्लिप एंगल है वो रियर व्हील के स्लिप एंगल से कम होगा। इसकी वजह से हमें ओवर स्टीयरिंग का फिनोमेना देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पर सेंटर ऑफ रोटेशन की बात करें तो अगर नॉर्मल कंडीशन में सेंटर ऑफ रोटेशन विथ स्लिप एंगल 0 उसे हम एन कहेंगे, यानी कि नॉर्मल स्टीयरिंग कंडीशन। और ओवर स्टीयरिंग का यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मीटिंग पॉइंट है यहाँ पर उसे हम ओ कहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओवर स्टीयरिंग की कंडीशन में जो टर्निंग रेडियस है वो क्या होती है, कम होती है। किसके मुकाबले? नॉर्मल स्टीयरिंग कंडीशन के मुकाबले। तो अगर हम उसकी थियरी पढ़ने की कोशिश करें तो थियरी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम अगर ओवर स्टीयरिंग के बारे में बात करें तो ओवर स्टीयरिंग कंडीशन क्यों जनरेट होती है? When the slip angle at the rear wheel is greater than the slip angle at the front wheel, then the oversteering condition occurs। यानी कि यहाँ पर बात की गई है कि जब भी रियर व्हील का जो स्लिप एंगल है वो फ्रंट व्हील के स्लिप एंगल से ज्यादा होगा तभी हमें ओवर स्टीयरिंग की कंडीशन देखने को मिलेगी। यहाँ पर सेकंड पॉइंट रीड कर लेते हैं। When excessive power is transmitted to the rear wheel of the car, it loses the traction and move away from the direction of steer, result into the higher slip angle than the front wheel, causes the oversteering condition। यानी कि ये जो ओवरस्टीयरिंग की कंडीशन है वो हमें कब देखने को मिलेगी? जब भी आप रियर ड्राइव व्हीकल में एक्सेसिव पावर ट्रांसमिट करते हैं रियर व्हील में, तो क्या करता है कि रियर व्हील जो है वो रोड सरफेस के साथ जो ट्रैक्शन फोर्स है यानी कि जो ट्रैक्शन है वो लूज कर देगा, और ट्रैक्शन लूज करने की वजह से उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो चेंज हो जाएगी। यानी कि स्लिप एंगल जो है वो फ्रंट व्हील के स्लिप एंगल से ज़्यादा हो जाएगा और हमें ओवर स्टीयरिंग की कंडीशन देखने को मिलेगी। उसके बाद में हम बात करेंगे ओवर स्टीयरिंग जो है उसमें हमें टर्निंग रेडियस जो है वो कम देखने को मिलती है बजाय नॉर्मल स्टीयरिंग कंडीशन के। तो यहाँ पर ये जो थर्ड पॉइंट है वो वही कह रहा है, टर्निंग रेडियस इज लेस इन दी ओवर स्टीयरिंग कंपेयर्ड टू दी नॉर्मल स्टीयरिंग। और जनरली यहाँ पर जो ओवर स्टीयरिंग है वो रेसिंग कार में यूज़ की जाती है क्योंकि हमें वहाँ पर शार्प टर्न्स जो है वो लेने पड़ते हैं। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो येलो कलर की जो मार्किंग लाइन्स है वो नॉर्मल स्टीयरिंग कंडीशन की लाइन है, और यहाँ पर ब्लू कलर की जो मार्किंग लाइन्स है वो हमारी ओवर स्टीयरिंग की कंडीशन की लाइन्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा व्हीकल जो है वो येलो लाइन को फॉलो न करने की बजाय ब्लू लाइन्स को फॉलो कर रहा है। यानी कि यहाँ पर जो हमें कंडीशन देखने को मिल रही है वो है ओवर स्टीयरिंग की कंडीशन। यानी कि जो हमारा व्हीकल है उसे जितना टर्न लेना चाहिए उससे ज़्यादा टर्न जो है वो ले रहा है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन हमें देखने को मिलती है उसे हम ओवर स्टीयरिंग कहेंगे। तो आई होप कि आज के ये जो वीडियो में हमने डिस्कस किया कंबाइन एंगल एंड स्क्रॉब रेडियस, कैस्टर एंगल, अंडर स्टीयरिंग एंड ओवर स्टीयरिंग की जो यहाँ पर कंडीशन हमने डिस्कस की वो आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ऐसे ही किसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके साथ ही दिया गया नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, क्योंकि जब भी हम नई वीडियोस अपलोड करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को आपको नोटिफाई किया जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसे लाइक करना ना भूलें, उसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।